जैसे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, अच्छा इन बातों को ध्यान में रखें क्योंकि ये आपके A2 में भी आएंगी, ठीक है। टाइम पीरियड को आप कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। आप इसको कहते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, और जो यानी इसका भी जो यूनिट है, जो आप ऐसे यूनिट कहते हैं, तो आप इस टाइम को मेजर कर रहे होते हैं इन सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज जो टाइम पीरियड के साथ ही हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी। ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। आप इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नंबर ऑफ, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जनरेटेड बाय द सोर्स। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स की होती है पर यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जनरेटेड बाय सोर्स बाय सोर्स पर यूनिट टाइम, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको आप जो फॉर्मूला तो आपने 1/t की फॉर्म में लिखा था, लेकिन हम इसको F=n/t भी कहते हैं। ये n/t का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स, यानी n बेसिकली हम नंबर ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ये नंबर ऑफ वेव्स कुछ भी हो सकती हैं, मतलब ये 1 2 3 कोई भी, जितनी नंबर ऑफ वेव एक स्पेसिफिक टाइम में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो वो चीज़ आपके पास ना, यानी n हम कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसको, यानी अगर आपके पास ये n अगर 1 होता है, ठीक है, तो हम इस टाइम को भी टाइम पीरियड कहते हैं क्योंकि टाइम टू कंप्लीट वन वेव बन जाता है। तो तब आप इस फॉर्मूला को F=1/टाइम पीरियड की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास रिलेशनशिप ऑफ F एंड T है, रिलेशनशिप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आप इसको कह सकते हैं। ये है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अच्छा, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको इसका यूनिट भी समझ में आ जाता है। इसके यूनिट को आप देखें तो टाइम पीरियड, क्योंकि सेकंड में तो 1/सेकंड, या आप इसको लिख सकते हैं सेकंड-1, और ये चीज होती है हर्ट्स के इक्वल, हर्ट्स या Hz से आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? जी सर, नहीं सर। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, यहाँ तक ये दो बातें होंगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, और नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को ज्यादातर एक्स से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और एस से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मतलब चलो एक्स लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है। ये क्या होता है? स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस, हम इसको कह सकते हैं स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस of a particle on a wave, of a particle on a wave from its equilibrium position। ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास जो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। मतलब अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आपके पास ना ये रहेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन,
या मीन पोजीशन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही बात होती है। तो अगर मैं इस पे कहता हूँ कि आपके पास वेव मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, यानी यूँ आपके पास वेव आ रही है, ठीक है। तो हम जो कहते हैं कि मतलब कोई भी पार्टिकल, मतलब जो आप लेट से इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, और इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा ना मीन पोजीशन से, वो चीज़ मेरे पास क्या हो जाती है, वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। यानी ये डिस्टेंस आप कह सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, ये ए पॉइंट कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, मीन पोजीशन से डायरेक्ट यानी 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ डिस्टेंस, ये कोई हो सकता है डिस्टेंस, यानी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कोई सी पोजीशन, और ये आपके पास इस तरीके से सारे के सारे क्या है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी टाइप ऑफ लेंथ ही है, तो इसका यूनिट आपके पास जो बनता है वो है मीटर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप है जी आपकी एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट टर्म पे। और नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स नॉट से, ठीक है। अच्छा, ये इस बड़ी सिंपल चीज की डेफिनेशन है, और इसको आप कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज, ठीक है जी। ये आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। लेट से कि ये अगर आप कंसीडर कर लें मीन पोजीशन है, और मैं यहाँ पे कोई वेव बना देता हूँ यूँ करके, ठीक है। तो ये चीज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बता रही है, ये चीज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बता रही है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस होगा ना, यानी ए पॉइंट कह दें, इसको आप बी पॉइंट कह दें, इस ए या बी पॉइंट यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास बेसिकली मीन पोजीशन को बता रही है। यानी ये ए डैश कह देते हैं हम इसको, और बी डैश कह देते हैं, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को बता रही है, ठीक है। अगेन ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास टाइप ऑफ लेंथ है, तो इसका यूनिट भी मीटर में ही होगा, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम अभी तक सुफियान? नहीं है, चलो ओके, आगे चलते जाते हैं। अच्छा, अगली चीज जो हमने पढ़नी है ना वो इंटेंसिटी है। इसको आपने वो लेवल में नहीं पढ़ा हुआ, इंटेंसिटी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी ये होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कितने टाइम में कितनी एनर्जी कितने एरिया पे इंसिडेंट कर रही है, ये चीज आपके पास इंटेंसिटी होती है। ये आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला इसी की पूरी डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो आप इंटेंसिटी को पावर के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी लिख सकते हैं, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अब हम इसके यूनिट की बात कर लें, तो आपके पास जैसे इसका यूनिट कैंडेला भी होता है, लेकिन यहाँ पे कैंडेला यूज नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ पे सीधी सी बात करेंगे कि जो पावर होती है वो वॉट में होती है, और एरिया होता है मीटर पर स्क्वायर में। तो आप इसका यूनिट लिखते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट हो जाता है, और यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला भी समझ में आ चुका है कि इन ये दोनों तरीके से हम इसको इसके फॉर्मूला को बता सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से ही हमने इसके फॉर्मूला को फिगर आउट कर लिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्किंग है, वो वर्किंग
पता नहीं, अब इम्पोर्टेंट इतनी मुझे नहीं लगता, लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं होता। तो मैं इसकी डिपेंडेंस की बात करने लगा हूँ कि ये जो इंटेंसिटी है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस की बात करते हैं कि इंटेंसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा देखो, अगर मैं कहता हूँ यानी ये चीज़ मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं तो इतनी मुश्किल तो शायद नहीं हो। अच्छा, इसमें अगर A1 में नहीं है तो A2 में कहीं ना कहीं पे ये चीज़ यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं अगर एनर्जी कहता हूँ, एनर्जी ऑफ वेव की बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ जो एनर्जी ऑफ वेव है ना वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। यानी मैं यहाँ पे इसकी डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पहले कुछ वर्किंग करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ वेव की, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ वेव होती है ना, मैं कहता हूँ बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट की वजह से एनर्जी है, और हाफ एम वी स्क्वायर में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एक चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दो बातें मैंने A2 वाली यूज करनी है। V इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, ठीक है। ओमेगा आपके पास ना बेसिकली, ये V तो पता है स्पीड होती है, लेकिन ओमेगा को आपने A2 में पढ़ना है, और ये होती है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आप कह लो या एंगुलर वेलोसिटी आप कह लो। और x आपको बताया हुआ है, x हमने पहले भी बात की है, डिस्प्लेसमेंट या आप एम्पलीट्यूड को कह सकते हो, ठीक है जी। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो तो चलो ओमेगा एक्स नॉट कह देते हैं, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, हम इसको ना एम्पलीट्यूड ही लिख देते हैं। बेटर ये है कि हम इसको ओमेगा एक्स नॉट ले लेते हैं और हम इसको एम्पलीट्यूड कह देते हैं। ये चीज़ होगी एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपली इधर ये जो एनर्जी को मैंने पुट किया ना, तो एनर्जी की जगह पे लिख रहा हूँ हाफ एम वी को मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा एक्स नॉट होल स्क्वायर से। एक और फॉर्मूला, यानी ये दो बातें A2 की हैं, इसीलिए इसकी डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट A1 के लिए नहीं रहती। तो ये 2 पाई एफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ को पुट करें और बाकी चीज़ों को हम फिगर आउट करने लगे हैं। तो हाफ एम 2 पाई एफ एक्स नॉट होल स्क्वायर हो गया। जब आप स्क्वायर को ओपन कर लें, अब आप स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, सुफियान समझ में आ रहा है अभी तक? जी तो ये बन जाता है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये चीज हो जाती है। बज़ाहिर बड़ी खौफनाक सी चीज बन रही है, लेकिन कोई इतनी बिग डील नहीं है। देखो, इतना ही काम हमने करना था। आप थोड़ा सा इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये 2 आ जाएगा। तो अब हम यूं लिख रहे हैं 2 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, और एफ स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर ये आपके पास वेरी कर सकती हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये पूरी चीज जो है ये आपके पास है कांस्टेंट, तो इट मीन दैट जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। बात समझ आई? और ये चीज अब आपको पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी और एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन था। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो इट मीन दैट कि जो इंटेंसिटी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, और जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स नॉट स्क्वायर के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटेंसिटी है, फिलहाल दो चीज़ों पे हमने उसकी डिपेंडेंसी बता दी है। एक एम्पलीट्यूड पे, और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे। ये पता चल रहा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। ये जो चीज़ें अब मैं आपको मतलब जो फाइंडिंग आपको बता रहा हूँ, ये आपको एमसीक्यूज में, थ्योरी क्वेश्चन में ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। अब इसको हमने फाइंड कैसे किया वो भी हमने फिगर आउट कर लिया है, मतलब ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट ये रिलेशन ज़रूर याद होना चाहिए। इसकी फाइंडिंग या डेरिवेशन तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये रिलेशन ज़रूर याद होना चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी इनके स्केयर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो गया?
ये चीज समझ में आई? जी सर। अच्छा, एक और थोड़ी सी इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है, एक और इसकी डिपेंडेंसी बतानी है, और वो है कि लेट्स से कि अगर आप कंसिडर कर लो, यानी हम कंसिडर ये कर लेते हैं कि सफियर है, ठीक है, जो एरिया है ना वो सफियर है, हम एक स्फेरिकल चीज की बात करते हैं इंटेंसिटी में। आपने ना ये तो बात की है ना कि पावर ओवर एरिया, या जो भी जिस तरीके से भी आपने भी इसकी बात की है, तो अगर मैं इस एरिया को कह देता हूँ ना कि ये आपके पास एक सफियर शेप है। सफियर शेप कैसी होती है, मतलब जैसा आप फुटबॉल खेलते हो उस तरह की शेप होती है सफियर। तो ये इसका सेंटर हो जाता है, और मतलब कुछ ऐसे करके 3D स्फेरिकल शेप। ठीक है जी, ये आपके पास होगी, लेट से कोई स्फीयर शेप है, ठीक है। स्फीयर का जो अब एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। तो लेट से अगर मैं इसी इंटेंसिटी के फॉर्मूला को स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू पे पावर ओवर 4 पाई r स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो पावर है वो आपके पास अगर कांस्टेंट हो, और 4 पाई तो ऑलरेडी मतलब कांस्टेंट ही होता है, तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ अगर मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी की एक और चीज़ पे डिपेंडेंसी है, इंटेंसिटी जो है वो एक और चीज़ पे डिपेंडेंसी है, तो ये है जी बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ठीक है, इसको हम लिखते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये तीन डिपेंडेंसीज को आपने बेसिकली देखा कि फ्रीक्वेंसी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ द सोर्स होता है अगर वो ज़्यादा होता है तो उस ये कम होना शुरू हो जाती है, इंटेंसिटी आपके पास कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है? जी तो ये थोड़ी ए लेवल टच था चीज़ें, अब हम दोबारा से थोड़ा आ जाते हैं कुछ ओ लेवल वाली टाइप चीज़ें पढ़ने पे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फेज, फेज क्या होता है, फेज भी कहते हैं, इन फेज भी कहते हैं, ठीक है। आप इनको कहते हैं द पॉइंट ऑन अ वेव विच आर मूविंग विद सेम स्पीड एंड हैव सेम डायरेक्शन। एंड हैव सेम डायरेक्शन। ये तो हो गया फेज, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये रही आपके पास कोई मीन पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वेव्स को बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ जैसे मतलब ना यहाँ पे जो पॉइंट ऑन अ वेव होंगे ना, लेट से उनकी डायरेक्शन ना यूं बन रही होगी ऐसे करके, ये यूं करके, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास ना मतलब ये वाली जो चीज़ है ये ऐसे आपके पास ना यूं वेव की डायरेक्शन आ रही होगी। फिर ये वाली फिर से आपके पास ऐसे नीचे की तरफ, मतलब जो पार्टिकल ऑन अ वेव होंगे उनकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ बन गई होगी, यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से ये चलता रहता है आपके पास, ठीक है, यूं फिर नीचे हो जाते हैं। इस तरीके से आपके पास ना वेव ना मूव करती रहती है, वेव मूव करती रहती है। मतलब यूं बना दें, थोड़ा और बना देते हैं, इस तरीके से आपके पास ना वेव मूव कर रही होती है। अब लेट से मतलब मैं ये कह देता हूँ कि आपका ये जो पॉइंट बनता है, मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ कि ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे जो इसी तरह का पॉइंट होगा ना, मतलब वो आपके पास ये है, लेट से मतलब ये पॉइंट है, इसकी भी डायरेक्शन और इसकी भी स्पीड एक ही जैसी है, ये बी पॉइंट है।
ठीक है। इसी तरह मैं कोई और भी मार्क कर सकता हूँ, मतलब मैं ये कह देता हूँ कि ये आपका पॉइंट है, इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं। चलो कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, इसको x कह देते हैं। और लेट से ये आपका एक पॉइंट है, इसको आप y कह देते हैं। तो ये मतलब a एंड b आर इन सेम फेज हम कंसीडर कर सकते हैं, ये नहीं, ये x एंड y आप इनको कह दें सेम फेज है इनका, सेम फेज, x एंड y सेम फेज में। ठीक है, क्योंकि ये जो इन फेज पॉइंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, और इसी तरीके से a एंड b भी सेम फेज में। ठीक हो गया, क्लियर है? ध्यान, कोई प्रॉब्लम अभी तक? मैं बड़ी तफसील से चीजें करवा रहा हूँ, क्योंकि ये वेव्स का टॉपिक तंग करने वाला होता है, तो मैं छोटी छोटी चीजों को भी काफी डिटेल में बता रहा हूँ। ऐसे ही जाऊं कि जरा क्विकली करवा दूं? नहीं सर, ऐसे का। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं फेज एंगल पे। इस फेज एंगल को हम बाद में मजीद थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, या अभी साथ ही देखते हैं इसकी भी सब चीजें। देखो, जो असल में ना, मतलब आप इस चीज को ऑब्जर्व कर भी सकते हो। अगर आप किसी अपने हाथ को मूव करो ना सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, पूरा सर्कुलर पाथ, और आप उस हाथ की प्रोजेक्शन को देखो, मतलब प्रोजेक्शन यानी जो उसका शेडो बन रहा होगा, तो वो शेडो आपको ऑसिलेट करता नजर आएगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका शेडो आपको ऑसिलेट करता नजर आएगा, वाइब्रेट करता नजर आएगा। इसको थोड़ा, इस फिनोमिना को भी आप थोड़ा सा A2 में पढ़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम जो चीजें होती है ना, यानी जो वेव फॉर्म में जिनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम सर्कुलर मोशन में भी बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आप इसको देख रहे होंगे जब आप अपनी A2 ऑसिलेशन के चैप्टर को कर रहे होंगे। अच्छा, अभी मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपकी मीन पोजीशन है, और मैंने यहाँ पे एक वेव बना देता हूँ। ये आपके पास ना एक वेव बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे वेव पे ये पॉइंट मूव करता है ना, वैसे वैसे वेव ना ये सर्कल पे भी मूव कर रही होती है। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना एक सर्कल भी बना रहा हूँ। इस सर्कल को बनाने के लिए और इसी मीन पोजीशन वाली लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये आपके पास ना सेंटर ऑफ सर्कल आ जाता है। ओ, अच्छा जी, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर यहाँ पे एंगल होता है ना आपके पास 0 डिग्री, तो आप समझ लो कि यहाँ से अब आपका पॉइंट मूव करना शुरू हो गया, ये एंगल भी आपके पास ना 0 डिग्री कंसीडर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये एंगल हम कहते हैं वेव पे, ये वाला एंगल हो जाता है आपके पास 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल यहाँ पे जो पहुंचता है ना, ये आपके पास हो जाता है 90 डिग्री। फिर वेव हो जाती है यहाँ पे, ये चीज आपके पास एंगल आ जाता है 180 डिग्री। तो इसका जो ये वाला एंगल बन रहा होगा ना, ये वाला एंगल, ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। फिर वेव पहुंच गई यहाँ पे, ये चीज हो गई 270 डिग्री। तो जो इसकी प्रोजेक्शन, मतलब या जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ये 270 हो जाएगा। और फिर ये वाला एंगल आपके पास आता है 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपके पास बन रहा होगा 360 डिग्री। मतलब हम उसी तरीके से जैसे जैसे आपके पास पार्टिकल वेव पे मूव कर रहा है, उसकी प्रोजेक्शन को हम सर्कल में भी समझ सकते हैं, क्योंकि सर्कल एक बेटर फॉर्म है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए एज कंपेयर टू, मतलब आप उसको कहो कि जो आप वेव फॉर्म से जो कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है। तो अगर इन बिटवीन, अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये कोई भी पॉइंट P है, मतलब ये पॉइंट P मैं कह देता हूँ इस पॉइंट P को, तो ये वेव पे कहीं पे यहाँ पे पॉइंट P होगा। और वैसे ये तो पेट पोजीशन थी ना जिनसे आपको एंगल समझ में आ रहा है।
इस एंगल को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये एनी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। अभी फिलहाल मैं इस एंगल को, क्योंकि फेज एंगल के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो फाई इस्तेमाल होता है, आप इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इस फाई एंगल को, यानी ये फाई बेसिकली, या ये जो फेज एंगल है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज अब हम थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फेज एंगल या फाई आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फेज एंगल की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक ये जो प्रोजेक्शन है, ये चीज समझ में आ गई आपको? जी सर। अच्छा, आपको ना बेसिकली दो तरह के ग्राफ को समझना है, ठीक है। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक होता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। एक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरे वाला ग्राफ है आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपके पास बना रहा हूँ, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका वाई एक्सिस। जैसे पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट इन मीटर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यहाँ पे आप टाइम इन सेकेंड, और ये भी टाइम इन सेकेंड भी होता है। और सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं भी कहूँ टाइम नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो हमें जस्ट इसको बनाना है। यहाँ पे आपका टाइम इन सेकेंड होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इन मीटर होती है। अच्छा, और इस ग्राफ को जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपके पास जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से ही कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव एक्स इन मीटर और ये नेगेटिव एक्स इन मीटर। तो इस तरीके से आपके पास बनता है। लेट्स से, मतलब मैं यूं करके ना इस पे कुछ मार्किंग भी कर देते हैं, मतलब कैसे मार्किंग करें, यूं करके टू टू के गैप से हम इस पे मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कर देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है जी। ये मैं कह देता हूँ ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 12 14 एंड 16 है। सेम केस यहाँ पे भी आप कर दें, यानी इसको 2 कह दें, इसको 4 कह दें, 6 कह दें, 8 कह दें, 10 12 14 एंड 16 आप कह दें। अच्छा, लेट से अब आपके पास ना वेव बन रही है, ठीक है। ये वेव बनती है कुछ ऐसे करके, और इसी तरह यहाँ पे भी हम कोई वेव पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, ये समझ लो 14 पे एंड हो रही है, 16 पे एंड हो रही थी, थोड़ी सी मेरी वो लाइन गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब यानी जो चीज
मतलब मैं इन दोनों पे ना उसी वेव के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना कोई भी पॉइंट पी है, ठीक है, मैं उस पॉइंट पी का फेज एंगल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा पॉइंट था ना वो यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट है, ठीक है, इधर मैं कह देता हूँ यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट का ना मैं फेज एंगल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं, अच्छा इधर मैंने पी खुद ही थोड़ा सा पहले लिया हुआ है, यहाँ पे पी तकरीबन 4 के ऊपर है और यहाँ पे पी जो है ना मतलब 2 के ऊपर है, ये नहीं यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपके पास 4 के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब अगर कुछ चीज़ों को आपने देखना है, यहाँ पे जो टाइम टू कंप्लीट वन वेव है, मतलब अगर मैं इतनी चीज को कैलकुलेट करता हूँ, इतनी चीज को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरे पास क्या है, ये टाइम पीरियड निकलता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वेव में कैलकुलेट करता हूँ तो डिस्टेंस टू कंप्लीट वन वेव क्या होती है, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा लेकिन आपने ओ लेवल में एटलीस्ट पढ़ा हुआ है कि ये वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे वेवलेंथ को बता रहा होगा, ठीक है। और दूसरा अभी हमने ये देखा कि जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है वेव का, ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर किया जाता है इससे। और इतनी चीज को, यानी ये जो पी पॉइंट तक है ना, इतनी चीज को हम किसी भी टाइम एनी टाइम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ये चीज ना टाइम टी से रिप्रेजेंट की जा रही है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, एक्स आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक और बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो 360 डिग्री है वो टाइम पीरियड को बता रहा है और यहाँ पे जो 360 डिग्री है वो वेवलेंथ को बता रहा है। और यहाँ पे जो फाई स्मॉल टी से कैलकुलेट हो रहा होगा और यहाँ पे जो फाई है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट हो रहा होगा, डिस्टेंस से कैलकुलेट हो रहा होगा, ठीक है जी। ये पता चल गया अभी आपको। जी सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फाइव डिवाइडेड बाय 360 डिग्री एक्चुअली टी डिवाइडेड बाय टी होता है। और यहाँ पे भी अगर मैं करूँ तो फाइव डिवाइडेड बाय 360 डिग्री एक्चुअली एक्स ओवर लेमडा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे निकालना है फेज एंगल, फेज एंगल को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यूं कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इंटू 360, ठीक है। और यहां से आपके पास कैलकुलेट हो रहा होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इंटू 360। बात समझ आई। अब देखो मतलब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा क्लियर ये करता हूँ कि देखो यहाँ पे आपके पास जो टाइम पीरियड था 16 था और जहाँ पे फेज एंगल आ रहा है, जिस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं उसका फेज एंगल वो पॉइंट पी है, उधर उसका टाइम बनता है 4। तो 4 4 डिवाइडेड बाय आप कर रहे होंगे 16 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 360 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा भाई, 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 360 डिग्री, आई थिंक 90 आता है, 360 डिवाइडेड, जी। तो ये एंगल आपके पास निकल आता है, जो फेज एंगल अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकल रहा है 90 डिग्री। और अगर आप इधर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे बेसिकली जो x है वो हो गया 2, वेवलेंथ होती है 16, मल्टीप्लाई बाय कर दिया आपने 360 डिग्री। तो जो फेज एंगल यानी फाई जो आपके पास क्या, 45। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो ये आ जाता है आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। बात समझ आई। जी तो ये चीज जो कैलकुलेशन हमने की है ये भी आपको सारी इसकी स्टोरी पता चल रही है। अच्छा, अब जो ये यानी रेडियन में ये आते हैं आपको, रेडियन जो सर्कुलर में अ, हाँ बिल्कुल, यानी आपको पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है। पाई रेडियन हम्म
पाई रेडियो कुछ 360 नहीं था? 360 नहीं, 2 पाई, नहीं पाई ऐसे 180 होता है, 2 पाई 360 होता है। नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 पाई 360 होता है। अच्छा ये नहीं, अगर आप इस फाई एंगल को रेडियन में लिखना चाहो तो आप लिख ही सकते हो ना, मतलब आप इसके लिए ये चीज ऐसे लिख सकते हो ना, तो फाई, 90 को कन्वर्ट हाँ नहीं T/T, नहीं नहीं इसको नहीं मैं कह रहा, वैसे ओवरऑल इंटू 2 पाई कर देंगे है ना, और यहाँ पे आप लिख रहे होगे फाई इज इक्वल टू x/λ इंटू 2 पाई कर दोगे, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा अब ये तो हमने इससे ये बाकी चीजों को तो पढ़ लिया, अब थोड़ी सी एक दो और बातें हैं, सर, इससे जैसे 2 पाई से करेंगे तो रेडियन में आंसर आएगा। हाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज को, तो तो वो रेडी अगर हम 90 को रेडियन में कन्वर्ट करें तो कर एक ही सकते बात। हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, यानी आप 90 की जगह पे पाई/4 वो भी लिख रेशियो सकते के हैं। हाँ पाई बाय 360। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी डिटेल में करवाऊंगा, रेडियन नहीं है, तभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये है कि जो वाई एक्सिस है ना, मतलब अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं जो ग्राफ आपने पढ़ा है, ठीक है, जब भी हम ग्राफ को पढ़ते हैं ना, हम तीन चार चीजों को उसमें देख ही रहे होते हैं, यानी आप इस ग्राफ में ये देखेंगे कि आपको एक्स एक्सिस से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको वाई एक्सिस से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी इस ग्राफ में ज्यादा ही फजूल कलर हो गया, एक मिनट ठहरें, ठीक है, इस ग्राफ में आपको जो एक्स एक्सिस से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या क्या है, एक्स एक्सिस से आपको पता चलता है टाइम पीरियड का, ऐसी है, एक्स एक्सिस से आपको पता चल जाएगा टाइम पीरियड का, और अगर आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है तो आपको एक और चीज पता चल जाती है, क्या, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लेते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अच्छा, और आपको इस इक्वेशन में वाई एक्सिस से क्या पता चल रहा है, वाई एक्सिस से आपको पता चलता है एम्पलीट्यूड का या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का पता चल रहा है आपको, एम्पलीट्यूड का पता चल रहा है, ऐसे ही है। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड कर पाए, जो लास्ट चीज अब आप इसमें देखना चाहें तो वो इसका ग्रेडियंट हो सकता है, तो ग्रेडियंट से आपको इस ग्राफ का क्या पता चल रहा होगा, देखो ग्रेडियंट अगर हम इस ग्राफ का हो तो वो कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही होगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो चीज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा होगा ग्रेडियंट, है ना, तो ये चीज होती है आपके पास स्पीड या वेलोसिटी, यानी आप स्पीड ही लिखो, चलो स्पीड के बारे में आपको पता चल रहा होगा। तो ये तीन बातें हैं जो कि ग्रेडियंट से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है, ठीक है। अच्छा इसमें इसमें जो है आपको एक्स एक्सिस से आपको पता चलता है भाई यहाँ पे वेवलेंथ का, और इसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा। वाई एक्सिस से यहाँ पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट का और एम्पलीट्यूड का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो ऐसी ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिवाइड करके आती हो, तो यहाँ पे कोई ग्रेडियंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है जी। सुफियान ये बात समझ आई, काफी मैंने इसमें फेज एंगल को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी मैंने आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर करके बताना, वेवलेंथ को हम इस लेटर लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेमडा से। अच्छा अब ये क्या होता है, आपने बेसिकली इसको ये तो कहा था कि पता नहीं ये सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास वेवलेंथ होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मजेदार डेफिनेशन नहीं है, जो इसकी डेफिनेशन हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इन फेज पार्टिकल ऑन अ वेव, ठीक है, हमने कल इन फेज पॉइंट्स को देखा था, तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव इन फेज पार्टिकल ऑन अ वेव, इज कॉल्ड वेवलेंथ।
ठीक है, आपको इसके लिए जैसे मैं ये ड्रॉ करता हूँ, वेव को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि वेव लेंथ एक्चुअली आप किसको कह रहे होते हैं। तो जैसे ये वेव है, आप आपके पास ना इन फेज पार्टिकल डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला भी आपके पास इन फेज पार्टिकल हो सकता है। आपके पास बेसिकली ये वाला और ये वाला भी इन फेज पार्टिकल हो सकता है। आप किसी और को भी कह सकते हैं, लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि ये वाला और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये इतना, ये भी आपके पास इन फेज पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब ये सब चीजें वन वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि इन फेज पार्टिकल है तो ये आपके पास वन लैम्डा बनती है। ये जो क्रॉसेस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी इन फेज हैं तो ये भी आपके पास वन वेवलेंथ बनती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी इन फेज पार्टिकल है तो ये भी आपके पास वन वेवलेंथ बनती है। तो ये सारी जो चीजें हमने इसको एक बेहतर तरीके से डिफाइन कर दिया A11 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, और वो है वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? वेव फ्रंट्स बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस विच आर पासिंग थ्रू इन फेज पार्टिकल ऑफ मल्टीपल वेव्स। Imaginary parallel lines which are passing through in phase point of multiple wave। पॉइंट्स कह लें, पार्टिकल कह लें। ठीक है, मतलब मैं कुछ वेव्स को ड्रॉ करता हूँ फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली बताता हूँ। लेट से ये आपके पास वेव है, यहाँ पे एक और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल वेव्स हैं। अब अगर मैं इनके इन फेज पॉइंट को टारगेट करूँ ना, तो ये इसका इन फेज पॉइंट है, ये इसका इन फेज पॉइंट है, ये इसका इन फेज पॉइंट है। सिमिलरली ये आपके पास इन फेज पॉइंट होगा, ये इन फेज पॉइंट होगा, ये इन फेज पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इनको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अब वेव फ्रंट्स नॉर्मली हम एक ही तरह के इन फेज पॉइंट में से गुजार रहे होते हैं। चलो मैं अगर थोड़ा सा वेव को लंबा कर दूं ताकि वेव फ्रंट ज्यादा ज़रा क्लियर हो जाए, तो चलो इतना ही रहने देते हैं। इन जो ये वेव बन रही है, ये जो मैं इन फेस पॉइंट में से आपके पास जो लाइंस पास करूंगा, वो आपके पास जो है ना वेव फ्रंट्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आगे जाके भी कहीं पे ऐसे करके एक इन फेस पॉइंट में से ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपके पास वन वेवलेंथ के इक्वल होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो वन वेवलेंथ के इक्वल होता है। अच्छा, ये मतलब नॉर्मली जो जो वेव फ्रंट्स को बनाया जाता है वो कुछ इसी तरीके से स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बनाया जाता है। मतलब ये कंसीडर की जाती है, लेट से किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ऐसे ऐसे आपके पास हम कहते हैं कि वेव्स ट्रेवल होते हुए आ रही हैं, और ये जो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ये आपके पास वन वेवलेंथ कंसीडर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये होते क्या है, इन फेज पॉइंट ऑफ मल्टीपल वेव। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बना ही देते हैं। अब आप आ जाए लास्ट टर्म में हमारे पास, और वो है वेव स्पीड।
वेव स्पीड, वेव स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये चीज आपके पास वेव स्पीड हो जाती है। अच्छा, जैसे हम स्पीड को भी हम कहते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से हम लिख रहे होते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे जब हम वेव में डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हमेशा वेवलेंथ की फॉर्म में होता है। जो वेव में डिस्टेंस होता है वो हमेशा वेवलेंथ की फॉर्म में होता है, और जो टाइम होता है उसको आप टाइम पीरियड बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वेवलेंथ होती है लेमडा, और जो टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप लेमडा डिवाइडेड बाय टी। ये आपके पास, बल्कि इसको भी थोड़ा सा, मतलब ये आप पढ़ चुके हुए, 1/t बेसिकली फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो ये ज्यादा बेहतर फॉर्म कंसीडर की जाती है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और इस चीज सर को आप आप जी, तो जी जी, आवाज चली आवाज चली गई थी। स्पीड से आगे गायब हो गई थी आवाज एकदम। कहाँ से गायब हो गई थी? स्पीड जब लिखा था। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? जी जी सर अब आ रही। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये देखो, जो स्पीड है वो आपको पता है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, और हम इसको कहते हैं डिस्टेंस जो हम वेव में मेजर कर रहे होते हैं ना, वो वेवलेंथ की फॉर्म में मेजर कर रहे होते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में। और जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड की फॉर्म में होता है। तो आप इसको लेमडा ओवर टी, यानी 1/t को बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, और v इक्वल टू एफ लेमडा, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, और इसी फॉर्मूला को हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। ये आपके पास वेव इक्वेशन कंसिडर होती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अब आपके पास टर्म्स तो खत्म हो गई हैं।